हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम युगंत कुमार है। टॉपर सीरीज़ में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे आप जानते हैं, टॉपर सीरीज़ का जो मकसद है वो ये है कि टॉपर सीरीज़ की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उस प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करते हैं और उन प्रॉब्लम्स के साथ साथ अपने गोल को कैसे अचीव करते हैं। हमारा मकसद यही है कि उन प्रॉब्लम से हम सीखें। जैसे मानना है मेरा, एक समझदार इंसान वो होता है कि अपनी प्रॉब्लम से सीखे कुछ और उस प्रॉब्लम को दोबारा रिपीट ना करे। लेकिन इससे समझदार भी एक इंसान वो है कि दूसरी की प्रॉब्लम से सीखे। तो आज हमारी टॉपर सीरीज का यही मकसद है कि उनकी प्रॉब्लम से हमें सीखना है। तो आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो एक डिप्टी कलेक्टर हैं। यूपीपीसीएस 2021 में उनका सिलेक्शन हुआ एज ए डिप्टी कलेक्टर। ज़्यादा देर न लेते हुए चलिए हम उनसे रूबरू होते हैं। वेलकम शिवम सर। फिजिक्स वाला टीम आपका स्वागत करती है। थैंक यू युगेंद्र, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ओके सर, थैंक यू सर। सर, जैसे आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने मुझे बताया था कि आपने 5 साल एमएनसी में जॉब किया है, वो भी ऐसी एमएनसी जो फ्रांस फॉरेन एक एमएनसी है। तो आप सर, एक सबसे बड़ी बात यह है कि 5 साल जॉब करने के बाद और एनआईटी से आपने पढ़ाई की है, मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप। यस। तो जॉब करने के साथ साथ जॉब करते हैं, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। और आपने जैसे बताया आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, आपने नीदरलैंड भी गए हैं, कंपनी ने स्पॉन्सर किया है, आप ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं, बहुत कुछ सीखा होगा। आपके पास ऐसा भी मौका था कि आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे। तो ऐसा क्या रहा कि आप यूपीपीसीएस और यूपीएससी की तरफ आपका रुझान बढ़ा? यस। तो बेसिकली ये क्या था कि मतलब कॉलेज टाइम में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ ही जाना है। मतलब मेरा करियर जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था वो मेरा पहले से क्लियर था। बट कॉलेज में क्या था कि हमारे पास उतना नॉलेज नहीं होता है, इस एग्ज़ाम के बारे में उतना पता भी नहीं था कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है कैसे होगा। तो मैंने ये सोचा कि पहले एक काम करते हैं, पहले एक जॉब ले लेते हैं। तो मेरा पहले ये डिसीजन था कि अगर जॉब ले लेंगे तो एक अच्छा सा बैकअप प्लान भी हो जाएगा और कुछ जो मैंने नॉलेज गेन की है अपनी इंजीनियरिंग के थ्रू, उसके थ्रू मुझे जॉब का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा अगर, और वो मुझे बाद में हेल्प करेगा जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा पहले यही आइडिया था कि एक जॉब ले लेते हैं उस टाइम। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन फिर जॉब के साथ ही 2018 में स्टार्ट की, क्योंकि ड्रीम तो हमेशा सिविल सर्विसेज ही था। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि पैसा कमाना तो एक पार्ट हो गया लाइफ का, बट मुझे लगता है कि उससे भी बड़ा एक पर्पज़ होना चाहिए लाइफ का, जैसे कि हम सोसाइटी को जो सर्व कर सकते हैं। और वो अपॉर्चुनिटी हमें सिविल सर्विसेज में ही मिलती है, और वो भी एक ऐसे यंग एज पे आपको इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं जो कि आप किसी अदर जॉब में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो वही सबसे बड़ा मेरा मोटिवेशन था। तो उसके बाद मैंने 2018 में जॉब के साथ ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। और इनिशियली मेरा फोकस यूपीएससी था, उसके साथ में स्टेट पीसीएस भी था। बट वही है, जो भी टाइम मेरे पास था, वो जो कि जॉब के साथ मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी थी, देखिए टाइम मैनेजमेंट। यस सर। तो मेरा वही था कि 2018 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। 2019 में मैंने यूपीएससी का पहला प्री क्लियर किया, फिर मेंस एग्जामिनेशन दिया। ओके सर। अनफॉर्चुनेटली थोड़े नंबर से इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। फिर मैंने 2020 में फिर से मैंने प्री क्लियर किया जॉब के साथ ही, फिर मेंस लिखा। तो ये मेरी थोड़ी जर्नी थी। और उसके बाद मैंने 2021 में फाइनली अपनी जॉब क्विट कर दी। और उसके बाद मैंने स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन पूरी 100% एफर्ट के साथ दिया और मैं सेलेक्ट हुआ। सर, होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि कॉलेज के तुरंत बाद यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जॉब के साथ करना चाहते हैं। तो आपके पास 5 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस था, तो क्या लगता है कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस जो था उसने कुछ हेल्प किया, कुछ अलग बनाया आपको? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कॉर्पोरेट में क्या है कि आपको एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है। जैसे कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में था, मुझे बाहर जाने की भी अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने वहाँ पर लीडरशिप स्किल्स सीखे, डिफरेंट टीम्स के साथ काम किया, मैंने डोमेस्टिक कंपनीज के साथ काम किया, मैंने एमएसएमईज के साथ काम किया। और ये सारी चीज़ें आपको एज ए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको काम आती है। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी डेवलप होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करती हैं। स्पेशली अगर आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो उस समय आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है, बिकॉज आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आपने एक पूरे सिस्टम को, एक ऑर्गेनाइजेशन को देखा है कि वो कैसे काम करते हैं। तो उसका डेफिनेटली आपको इसका एडवांटेज तो मिलता ही मिलता है। बहुत से एस्पिरेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर जॉब के साथ हम तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और आपके पास तो इसका एक्सपीरियंस भी है कि जॉब के साथ तैयारी किया है। तो क्या लगता है, पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है तो कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं? थोड़ा उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा आप शेयर करेंगे तो हमारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्प हो सकती है सर। तो जॉब के साथ डेफिनेटली किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। प्लानिंग, और दूसरी चीज़ है कि वो टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जॉब अगर जब आप करते हैं तो सबसे बड़ा जो कंस्टेंट एक एस्पिरेंट फेस करता है वो टाइम का है, जो कि मेरे साथ भी था। तो उस केस में आपको प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। आपको जो आपके रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी आपको लिमिटेड रखने पड़ेंगे।
और जैसा कि आपने इनिशियली मेंशन किया था कि समझदार इंसान जो वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने बहुत सारे टॉपर्स के ब्लॉग वगैरह भी पढ़े थे, तो मुझे समझ में आ गया था कि कुछ क्या मिस्टेक्स हैं जो जनरली टॉपर जो कहते हैं अवॉइड करने को। तो मैंने अपने रिसोर्सेज को काफ़ी मिनिमम रखा, एक टाइम मैनेजमेंट किया, एक प्लानिंग बनाई कि जॉब के बाद जो भी टाइम मिल रहा है उसको कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें। थोड़ा हो सकता है कि आपको जो सोशल लाइफ है कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रीम भी आपका है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक आपको किया जा सकता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने किया है। तो यही है कि टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग, और उसके थ्रू आप कर सकते हैं, धीरे धीरे लगे रहेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। जैसे आपने भी देखा होगा सर, होता क्या है कि जब रिजल्ट निकलती है, जब होली पीडीएफ निकलती है, तो उसमें लोग देखते हैं कि ये फर्स्ट टॉपर ये भी बीटेक का है, ये आईआईटी से, ये एनआईटी से। तो क्या लगता है कि सर आईआईटी और एनआईटी वाले लोग निकाल सकते हैं इस एग्जाम को, या ह्यूमैनिटीज़ वाले भी निकालते हैं? इन लोगों को थोड़ा, जो हमारे आर्ट साइड वाले जो हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं, बहुत उन्हें डर लगता है कि नहीं यार ये एग्जाम अब ऐसा हो गया है कि बीटेक वाले जो भी अच्छे कॉलेज से, आईआईटीज़ या एनआईटी से, वहीं से निकाल सकते हैं। थोड़ा मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा तो मानना है कि बहुत से दोस्त मेरे भी हैं जो आर्ट साइड से हैं, वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो आप थोड़ा उनके कहने कॉन्फिडेंस बूस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा आप उनको गाइड करिए कि नहीं आर्ट साइड वाले भी कर सकते हैं। आपका व्यू क्या है सर इस पर? मेरा यही व्यू है इसके रिगार्डिंग कि ये ऐसा एग्ज़ाम है जो कि आपको एक इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अगर आप इसके सिलेबस देखेंगे तो इसमें जनरल स्टडीज़ के पेपर है, ऐसा नहीं कि कुछ इंजीनियरिंग स्पेसिफिक पूछ रहे हैं। तो आई थिंक इट प्रोवाइड्स अ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे है यहाँ पर सबके लिए। और यही है कि आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जो हार्ड वर्क है आपका, डेडिकेशन है और कमिटमेंट है, वो ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर आप यूपीएससी 2021 का एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पर श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। सो शी इज़ फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड। तो ऐसा कुछ नहीं है ऐसा आई थिंक, और मुझे तो लगता है ह्यूमैनिटीज़ वालों को कहीं इसमें फ़ायदा भी होगा, बिकॉज हम इंजीनियर्स का आंसर और शॉर्टकट में हम बहुत सारा टाइम अपना हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ शॉर्टकट मिल जाए, कुछ ऐसा करते हैं। बट जब आंसर राइटिंग वाली जो चीज़ होती है वो हमने कभी किया नहीं होता है। और ह्यूमैनिटीज़ वाले तो अपनी 3 साल तक आंसर राइटिंग पैराग्राफ में और बुलेट पॉइंट में वैसे ही लिखते हैं। तो आई थिंक उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क, कमिटमेंट और फोकस, ये चीज़ें हैं जो कि किसी को भी टॉपर बना सकती हैं। और बैकग्राउंड का मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा रोल होता है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि सर क्राउड होता है उसको पूरा डाटा, कितना पूरे डेटा की नॉलेज नहीं होती है। जैसे लोग होते हैं ना कि रेस वही जीतता है जो रेस में पार्ट लेता है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग जो एप्लीकेशन भरते हैं, यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, या मान लीजिए यूपीपीसीएस का फॉर्म भरते हैं, वो बीटेक ही वाले भरते हैं। जब बीटेक वाले ज़्यादा फॉर्म भर रहे हैं तो बीटेक वालों को ज़्यादा ही सिलेक्शन होगा। तो मुझे लगता है कि आर्ट साइड वालों को अपना ज़्यादा एप्लीकेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ, ये भी एक चीज़ है और बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी रिजल्ट प्रोपोर्शन में आता है कि मतलब कितने बच्चों ने अप्लाई किया और किस प्रोपोर्शन में उसमें सिलेक्शन हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके सर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज की आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये मिस्टेक्स तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या क्या मिस्टेक्स हैं वो आप थोड़ा शेयर कीजिए। तो सबसे कॉमन मिस्टेक ये होता है कि कोई भी एस्पिरेंट जब तैयारी शुरू करता है तो वो सिलेबस नहीं देखता है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखेगा, या मटेरियल के पीछे भागना शुरू कर देगा, बहुत सारे मटेरियल इकट्ठा कर लेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपको सिलेबस का बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यूपीएससी या यूपी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में करंट अफेयर इज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपको सिलेबस आपका पता है तो आप जब कुछ भी आप पढ़ेंगे तो आप उन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। उससे आपको क्या हेल्प होगी कि जब भी आप अपने आंसर लिख रहे हैं या आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी टॉपिक को, तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि अगर ये अच्छा मैं ये पढ़ रहा हूँ तो इसको मुझे यहाँ पर यूज़ करना है। तो पहली चीज़ यही है कि सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उसको आप अपने जहाँ भी स्टडी टेबल वगैरह है वहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एक की है, मतलब ये समझने का कि मतलब डिमांड क्या है एग्जामिनेशन की। तो हमेशा हमें उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं। कोई भी टॉपिक कंप्लीट किया तो हम देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारी जो प्रिपरेशन है वो अलाइंड है कि नहीं है। उसके लिए आपका सबसे अच्छा सोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तीसरी चीज़ ये है आपकी कि आपको रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखने हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में अगर आपने रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया तो आप कभी उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और ये ऐसा हो गया तो फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो इसलिए रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए। और फिर ये चीज़ है कि कई बार क्या होता है, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो रिवीजन के लिए भी हमें उतना ही टाइम निकाल के रखना है सो दैट हम चीज़ों को रिटेन कर पाएँ। और फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर जाएंगे तो फिर आंसर राइटिंग वगैरह हो गया। मतलब कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने पढ़ लिया है, आएगा तो लिख देंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं। तो उसमें क्या है कि आपको ऑन अ रेगुलर इंटरवल आपको उसकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक सिंपल लैंग्वेज में बोले थे कि हमें
कि बुक कलेक्टर नहीं बनना है, रियल में डिप्टी कलेक्टर बनना है। तो हाँ। बहुत से लोग होते हैं, जाते हैं एक करोल बाग में गए या मुखर्जी नगर में गए, एक अच्छी बुक देखा, अरे भाई इसको भी लेके आए, बस बुक कलेक्ट करते रहते हैं। उनकी अलमीरा इतना भर जाता है कि बुक देख के उनका फियर बढ़ जाता है कि नहीं यार ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो ज़्यादा बुक को हमें कलेक्ट नहीं करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं, उन्हीं पर बार बार मल्टीपल रिवीजन करना है। जी दूसरा सर क्या है कि अभी हमारा प्रीलिम्स आने वाला है यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का। लगभग यूपीपीसीएस के नेक्स्ट लगभग एग्जैक्ट 2 मंथ्स हैं। तो सर आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी कि अभी 2 मंथ्स में ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा प्रीलिम्स निकल जाए? अभी तो प्रीलिम्स फोकस स्टडी तो स्टार्ट कर देनी चाहिए, और आई थिंक अभी सबसे बड़ा फोकस आपका होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, और उसके अलावा आपको हर एक टॉपिक को एनालाइज करना है। मतलब जो भी पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्यों पूछे गए हैं, वो करंट से आ रहे हैं, स्टैटिक से आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किसको कितना वेटेज देना है। और ये सब आपको एनालिसिस करने के बाद आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि स्टेट पीसीएस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई रिपोर्ट आ रही है तो जनरली क्या रैंकिंग पूछ लेते हैं इंडिया की, या किसने रिलीज़ किया, तो आपको उस तरह से अपना माइंडसेट रखना है। उसके अलावा आपको मॉक को सॉल्व करना है। यही एक राइट टाइम है जब आपको रिवीजन करना है और आपको ढेर सारे मॉक सॉल्व करने हैं। और हर एक मॉक सॉल्व करने के बाद बस यही नहीं कि मॉक सॉल्व कर लिया, उसकी आपको एनालिसिस करनी है। आपको देखना है कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं, और जो गलतियाँ कर रहे हैं आपको ये इंश्योर करना है कि वो गलतियाँ ना हों। और मेरा एक ये भी मानना है, थोड़ा अलग हो सकता है, अगर ज़्यादा गलतियाँ हों तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको सीखने का ज़्यादा मौका मिलेगा। और आपकी बस यही है कि वो गलती आपको एग्जाम हॉल में नहीं दोहरानी है। तो इसीलिए अगर कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो भी आपको बॉक डाउन नहीं होना है अपने आप को, आपको मॉक लगाते रहने हैं और प्रैक्टिस करते रहनी है। ये सर आपने बहुत अच्छी बात बोली। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने एक मॉक टेस्ट लगाया और देखा उसमें उनके मार्क्स बहुत कम आए, बहुत परेशान हो गए। अरे अच्छी बात है ना कि हमें मिस्टेक हुई, तभी तुम्हें पता चलेगा ना कि हम जो रियल एग्जाम है उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो आपके प्रैक्टिस में जितनी मिस्टेक्स हो अच्छी बात है कि उसको हम रिवाइज करें, करेक्ट करें, और जो हमारा रियल एग्जाम है उसमें सही करें। तो हमें मॉक टेस्ट जब कम मार्क्स आए तो उसमें डरना नहीं है, बस खुशी मनाना है, कम आए चलो इसको और अच्छा करना है। ठीक है। दूसरा सर, जैसे हम आपको ही पता है कि हमको ही पता है कि सर जो हमारा जो फाइनल लिस्ट आता है वो मेंस पर डिपेंड करता है। कहते हैं मेंस जितना अच्छा लिखोगे वो आपको उतना ही अच्छा मार्क्स देगा। तो मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी जो आपने डिफरेंट किया, और आप हमारे एस्पिरेंट्स को क्या बताना चाहिए कि मेंस में क्या करना चाहिए, जो आपकी आंसर राइटिंग है उसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, थोड़ा उस पर आप स्ट्रेटेजी थोड़ा डालिए। तो मेंस क्या है कि देखिए, प्री तो हो गया, आपको टिकट मिल गया एग्जाम का कि आपको अब मेंस का एग्जाम देना है, अब सारा खेल यहीं से शुरू होगा। तो मेंस में क्या है, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आंसर राइटिंग सब करेंगे या आंसर भी सब बच्चे लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पर आता है कि आपको एक्स्ट्रा आधा नंबर और एक नंबर कैसे मिलेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ी ट्रिक लगानी पड़ेगी। वो यही है कि जो भी, मैं तो यही करता था, जो प्री में भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, और उस समय क्या करना है कि हमें बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, बहुत सारे डेटा होते हैं, बहुत सारे फैक्ट होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं। एक बहुत क्लासिकल मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, वो प्री को अलग देखते हैं, मेंस को अलग देखते हैं। लेकिन मेरा क्या मानना है कि प्री में बहुत सारे जो आपने नॉलेज गैदर किया है उसको आपको एज अ सब्सटेंशिएट करना है, वैल्यू एडिशन की तरह यूज करना है यहाँ पर। जैसे मुझे अभी भी याद है, मतलब जनरल स्टडीज़ के जो भी पेपर थे, मैं वहाँ पर, क्योंकि मैं स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश का मैप बना देता था कि यहाँ पर ये इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये इंडस्ट्री, यहाँ पर ये इंडस्ट्री है, या कुछ टूरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वहाँ पर भी एक मैप बना दिया। तो इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन, और ऐसे ही हमें वैल्यू एडिशन करना है। अब जैसे कि स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको स्टेट से रिलेटेड स्कीम्स पता होनी चाहिए, आप उसको मेंशन कर सकते हैं, आप डेटा मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज कल को आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं। और ब्यूरोक्रेसी में और सिविल सर्वेंट में एक बहुत अच्छी चीज़ और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा, वो ये है कि आपको फैक्ट पर बात करना है। आपको फैक्ट पर बात करना है, बिकॉज कल को आप जब फील्ड में भी जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर समस्याएं क्या हैं, और जब तक आपके पास फैक्ट नहीं होगा तो आप बता नहीं पाएंगे। तो आपको मेरे हिसाब से वैल्यू एडिशन में जैसे रिपोर्ट हो गया, डेटा हो गया, पॉलिटी का आंसर लिख रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हो गए, ये सारी चीज़ें करेंगे तो काफ़ी अच्छा और होलिस्टिक आंसर बन जाएगा आपका। यस सर, वो तो है। जैसे पॉलिटी में आप आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, या डीपीएसपी हो गया हमारा, या आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, इनको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और कर भी सकते हैं। इनोवेटिव आंसर लिखने के तरीके हैं, अच्छी बात है। दूसरा सर, जैसे कहते हैं सिलेक्शन हमारा 1 मार्क्स से रुक सकता है, और 1 मार्क्स से हमारा अच्छा, कहते हैं 1 मार्क्स से हम एसडीएम भी बन सकते हैं, 1 मार्क्स से हो सकता है हम नहीं भी बनते हैं, या आपको लोअर रैंक मिलेगी तो आप हो सकता है डीवाईएसपी या बीडीओ। बहुत से लोगों का होता है कि मुझे डीवाईएसपी बनना है। तो इंटरव्यू मार्क्स ऐसे होते हैं जो आपको एक एक्स्ट्रा एज देते हैं। तो इंटरव्यू के लिए आपने ऐसा क्या किया कि हमारी पर्सनैलिटी ग्रो करे और हमारे अच्छे मार्क्स आए इंटरव्यू में, उसके लिए क्या सर आपने प्रैक्टिस की थी? तो इंटरव्यू क्या है, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि पर्सनालिटी टेस्ट, तो पर्सनालिटी कोई एक दिन में नहीं बनती है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, जब आपने ये डिसाइड किया है कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, उसी टाइम से आपको ये फील आनी चाहिए कि आप एक ऑफिसर हैं,
और ऑफिसर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि आप किसी से भी अच्छे से बात करें मतलब, और बाकी इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। बाकी इंटरव्यू में बोर्ड भी आपकी इन्हीं सारी पर्सनालिटीज़ को, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को, आप कितने अलर्ट हैं, करंट अफेयर्स में जो चीज़ें चल रही हैं आप उससे कितने अवेयर हैं, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपका एक ओपिनियन जानने का कोशिश किया जाता है कि आपका किसी पर्टिकुलर इशू पे क्या ओपिनियन है, क्यों अगर वो बैलेंस है कि नहीं है। तो जब आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो उस टाइम भी आप अपना ओपिनियन डेवलप कर सकते हैं, और इंटरव्यू में क्या है कि आप उसको बोलने की अच्छे से प्रैक्टिस करिए और मॉक वगैरह भी दे सकते हैं, तो आई थिंक उससे आपको बहुत अच्छा एक हेल्प मिलेगा। दूसरा सर क्या होता है कि जितने गांव के बच्चे होते हैं वो ये बोलते हैं कि यार मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है या यूपीपीसीएस की तैयारी करना है तो मुझे दिल्ली आना है। तो ये बताइए, दिल्ली आना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए या हम घर से कर सकते हैं? आपका क्या मानना है? मैं तो देखिए कभी दिल्ली आया नहीं हूँ, और मैंने हमेशा पहले तो जॉब के साथ प्रिपरेशन की थी और उसके बाद मैं घर ही चला गया था। और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं और इतने सस्ते हैं, तो आई थिंक मुझे ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली आने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कंटेंट, जो आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए वो आपको ऐसे ही ऑनलाइन अवेलेबल है। यूट्यूब पे इतने सारी वीडियोस हैं, इतने सारे एजुकेटर हैं जो आपको तरह तरह के टॉपिक्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की डाउट है, आप यूट्यूब पे जाके भी सर्च करके उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। लाइक PW ने ही अपना आपका स्टार्ट किया है PCS के लिए, काफ़ी आई थिंक वो भी अफोर्डेबल ही है। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं, और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली आना कोई मैंडेटरी है। आप घर बैठे ही बहुत इजीली इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यस सर, सर अब तो ऐसा है कि रिसोर्सेज, पहले रिसोर्सेज की प्रॉब्लम्स होती थी, अब तो टेलीग्राम भी ऐसा रिसोर्सेज सर, जैसे आप टेलीग्राम पर सबकी PDF मिल जाती हैं, तो बहुत से अब सरल हो गया, घर रह के हम तैयारी कर सकते हैं। बस ये कि हमें एक रूटीन, एक टाइम टेबल हमारा सही होगा तो हम अच्छा कर सकते हैं। तो सर जैसे अभी जब आप स्टार्ट में आए तो सर हमारी बातें हो रही थी आपसे, तो आपने सर EPPCS में तो आप पहले ही से सेलेक्ट हैं और आप EPSC में भी इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार, और आशा करते हैं सर आपका हो जाएगा, फाइनल लिस्ट में नाम भी होगा। दूसरा आपने BPSC का भी प्रीलिम्स निकाला है, मल्टीपल एग्जाम्स निकाले हैं। जब मैं कुछ लोगों से बात करते तो एक ही एग्जाम में डर जाते कि नहीं यार मुझे EPSC निकालना है, मुझे EPPCS निकालना है। तो इसका क्या सीक्रेट है कि आपने मल्टीपल एग्जाम निकाले? क्या लगता है आपने कितनी मेहनत की इसके लिए? नहीं, डेफिनेटली मेहनत तो की है, लेकिन मेरा क्या मानना है कि कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पहले आपको उस एग्ज़ाम को समझना पड़ेगा कि मतलब उस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। और अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देखेंगे, वेदर जो UPSC है या स्टेट PCS लाइक UPPSC है या BPSC, जो कि मैंने दिया था, मेरे पास बहुत हालांकि टाइम नहीं था, इसका जो फाउंडेशन है वो सेम है सबका। तो उसमें क्या, मैंने बेसिकली क्या किया था, UPPCS के केस में 80% चीज़ें सेम थी, तो मुझे लगा कि ठीक है, जो मेरी UPSC वाली नॉलेज है उसको मैं थोड़ा फाइन ट्यून करूँगा उसके अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और मैंने सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी प्रिपरेशन को अलाइन किया और निकाल लिया। सिमिलरली BPSC के केस में तो जस्ट मेरे पास 4 दिन बचे थे, क्योंकि UPSC 2022 का मैं मेंस दे के आया था, 25 सितंबर को वो ख़त्म हुआ था। और BPSC की मैंने कभी पढ़ाई भी नहीं की थी, मैंने कभी उतना सोचा भी नहीं था। और हुआ क्या कि मेरा UPPCS का जो रिजल्ट था वो पेंडिंग में चला गया था कोर्ट केस की वजह से, तो मैंने सोचा कि अब इसको भी दे ही देते हैं। तो मैंने बस, मेरे पास 4 दिन थे और मैंने बस यही किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे और थोड़ा आइडिया लगाया कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे ही मैं एग्ज़ाम देने गया था। और बाद में जब मेरे अच्छे मार्क्स आए और क्लियर हो गया, तो आज अगर मैं सोचता हूँ कि मैं खुद सोचता हूँ कैसे क्लियर हो गया, तो मुझे पता चलता है कि जो मैंने इतने एफर्ट डाले थे, मैंने उसको क्या किया, उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैंने बस उसको थोड़ा चैनलाइज कर दिया और थोड़ा मैं ज़्यादा फोकस हो गया। तो आपको भी, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको बस यही चीज़ें दिमाग में रखनी है कि मतलब किस टाइप के वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ बहुत दावे के साथ और कॉन्फिडेंट होकर कह सकता हूँ कि कंटेंट की कोई कमी नहीं है। आप इस एग्ज़ाम में प्रोसेस में जा रहे हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, कंटेंट बहुत है, बस ये है कि एग्ज़ाम के हिसाब से आपको फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है बस। मैं सर, कोई भी यहाँ टॉपर्स आता है, कोई भी, जितने भी अभी तक हमने इंटरव्यूज़ लिए हैं, सबसे एक क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछता हूँ और सबको बोलता हूँ, मोटिवेशन ये नहीं है कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है, मोटिवेशन ये है कि मुझे डेली 8 घंटे पढ़ना है और इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका क्या मोटिवेशन था जो आपको एनर्जी देता था कि मुझे पढ़ाई करना है? आपका देखें कि आपने NIT भी निकाला है, NIT में सिलेक्शन लिया है, फिर इसके बाद आपने MNC में भी जॉब किया है, फिर आपने तैयारी की है, तो इसके लिए एक एनर्जी चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए। तो आपके लिए वो मोटिवेशन क्या था? मेरा मोटिवेशन तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना था, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे पब्लिक इंटरेक्शन, जो लोगों की जो डे टू डे प्रॉब्लम है ग्राउंड लेवल पे, वो मुझे सॉल्व करना था, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। तो वो एक मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन था। इसके अलावा 2-4 कोट थे जो मुझे काफ़ी इंस्पायर करते थे। लाइक एक कोट था, काफ़ी फेमस भी है, सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फैटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। तो जो फेलियर है, मैंने उसको कभी, मेरे लाइफ में भी कुछ फेलियर आए हैं एग्ज़ाम के दौरान ही, तो मैंने फेलियर्स को कभी फेलियर की तरह नहीं लिया, मैंने उसको एज अ स्टेपिंग स्टोन लिया और मैंने
यही रीज़न है कि जब भी मैं फेल हुआ हूँ, मैं उससे हमेशा मैंने सीख के मैंने अगली बार उससे बेहतर ही किया है। तो ये एक मोटिवेशन था। और दूसरा, मैं कभी भी कोई भी एग्ज़ाम देता था तो मेरे साथ एक ये चीज़ थी, मैं ये मान के जाता था कि आई हैव गिवन माई 100%, मैंने अपना 100% दिया है और बाकी इसके अलावा यही मैं कर सकता था, एंड आई जस्ट गो विद दैट कॉन्फिडेंस। तो उससे भी मेरे पास काफ़ी कॉन्फिडेंस होता था कि, और उसमें भी एक कोट है कि फुल एफर्ट इज़ फुल विक्ट्री। तो मेरे लिए विक्ट्री मेरी वही है, क्योंकि आई हैव गिवन माई 100%। तो ये चीज़ है सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे एस्पिरेंट्स बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मेरा मानना क्या है, हर इंसान की एक स्ट्रेंथ होती है, हर इंसान की एक वीकनेस होती है, हर इंसान अपने में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है। किसी भी टॉपर्स को कॉपी नहीं करना है, बस हमें क्या करना है कि उनकी मिस्टेक से सीखना है। सर ने जो भी चीज़ें बताई हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है और आगे बढ़ना है। आपका भी एग्जाम जरूर निकलेगा, बस मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में नेक्स्ट टॉपर के साथ। थैंक यू।